नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। पटना हाई कोर्ट का वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा खतरनाक डिसीजन आया। उस डिसीजन के हवाले से जब हम बात करने जा रहे हैं तो उसमें 5 जजों की बेंच बैठी। हुआ क्या था कि वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग को टोटल डेमोलिशन का ऑर्डर 4-1 के जजमेंट से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने दे दिया। तहलका तो मचना स्वाभाविक था, देश भर में आवाज़ उठना भी स्वाभाविक था। 5 जजों की बेंच बैठी कैसे, मुकदमा कौन लेकर आया था और मामला क्या था? मामला जैसा पूरे भारत में है, वक्फ बोर्ड जिस प्रकार अत्याचार पर है और पूरे देश में जो अत्याचार वो कर रहा है या करता है, उस पर हिंदू समाज चिल्लाता ही रहता है। हिंदू समाज की प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड में चली जाती हैं, हिंदू समाज के घर के लोग घर घर वक्फ बोर्ड में चले जाते हैं, खाली पड़े पार्क वक्फ बोर्ड में चले जाते हैं। जो कोई बाहर रहने लगा है, अपना घर छोड़ गया, बड़ा सा उसके पास स्थान है, धीरे से उसका ताला तोड़ा और वो वक्फ बोर्ड चला जाता है। उसमें कभी कब्रिस्तान बन जाते हैं तो कभी उसमें नमाज़ें पढ़ना शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं ठीक है, नमाज़ी तो पढ़ रहे हैं, अल्लाह का काम कर रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। कुछ लोग वहाँ बैठने लगे, एक अजीब सी वहाँ मज़ार बना दी और मज़ार बनाकर उसको कब्रिस्तान घोषित कर दिया। या कुछ हिस्सा उठाकर ऐसे ऐसे मज़ार की तरह बना दिए 10-12 उसके अंदर जाकर, और वो पड़े रहे और अगले साल उसको वक्फ घोषित कर दिया। बस करना इतना होता है कि एक लेखपाल, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोशिश तो ये की जाती है कि मुस्लिम लेखपाल उस तरफ आ जाए और वो अपने आलेखों में ये लिख दे कि यहाँ पर कब्रें दफन की जाती हैं, यहाँ पर मज़ारें बनी हुई हैं, इसलिए ये स्थान आज की तारीख में कब्रिस्तान की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब वो हो जाएगा तो वक्फ बोर्ड क्लेम करेगा, प्रशासन की डायरी में ऑलरेडी वहाँ पर मुर्दे गाड़े जा रहे हैं, तो वो वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस तरह वक्फ अपनी बिल्डिंगें बनाता है, वक्फ अपना स्थान तय करता है, वक्फ कब्जे करता है। वक्फ भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। भारत में सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी रखने वाली 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं। आप देश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर चले जाएंगे, वहाँ पर आपको एक बड़ा सा चर्च मिलेगा, वहाँ एक क्रिश्चियन कॉलेज मिलेगा, वहाँ एक मिशनरी का स्कूल, छोटे स्कूल मिलेंगे, कॉन्वेंट स्कूल मिलेंगे, वहाँ मिशनरी का हॉस्पिटल मिलेगा और बड़ी लैंड, बड़ी ज़मीन वहाँ मिशनरी ने कब्जा करके रखी होगी। दूसरा, अगर आप आज की तारीख में जाएंगे तो आप देश में वक्फ बोर्ड, हर राज्य में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ हैं। मंदिर, जिस देश में 80% लोग हिंदू हों और जो देश में क्रिश्चियन और मुसलमान मूल निवासी न रहे हों, 1000 साल का उनका इतिहास हो मैक्सिमम, जबकि हिंदुस्तान का इतिहास तो लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, उन लोगों के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ होना ये कोई इत्तिफाक से कम नहीं है। तो पूरे देश में ये चलता है। ये हाल एक ग्रेवयार्ड, पटना हाई कोर्ट के पास एक ग्रेवयार्ड पड़ा हुआ था। उस ग्रेवयार्ड पर एक भव्य इमारत 4 मंजिल की बनाई गई और 4 मंजिल की इमारत बनाकर उसका उद्घाटन करा जा रहा था। तो चीफ जस्टिस की निकलते बैठते नज़र पड़ गई या किसी प्रकार उनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई इसमें तो वक्फ बोर्ड का कार्यालय बन रहा है। वक्फ बोर्ड का वो केवल कार्यालय नहीं था, उसमें एक गेस्ट हाउस भी वक्फ बोर्ड का था। वक्फ बोर्ड की मीटिंग हॉल बने हुए थे और वक्फ बोर्ड के अपने कक्ष बने हुए थे, ऑफिस बना हुआ था। समस्या इसमें सामने आई तो उन बातों पर जब चीफ जस्टिस ने उसको बड़ी बेंच को भेजा, 5 जजों की बेंच को भेजा और कहा भाई इसको पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रा सुना जाए, देखा जाए, तो एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट हुई। एमिकस क्यूरी कहते हैं जब न्यायालय किसी वकील को अपनी मदद के लिए रखता है और उससे कहता है कि इस विषय पर आप खोजबीन करके मुझे दें। एमिकस क्यूरी अपॉइंट हुई, एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट लगाई तो पता लगा कि ये ग्रेवयार्ड की जगह है और ग्रेवयार्ड की जगह पर वक्फ बोर्ड ने कंस्ट्रक्शन करके वो वक्फ बोर्ड का कार्यालय पटना हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग के पैरेलल खड़ा कर दिया। बड़ा भव्य सा, सुंदर सा। पटना हाई कोर्ट हल्का लगे और वक्फ बोर्ड सुंदर दिखना चाहिए। आगे की कार्रवाई शुरू हुई तो मालूम पड़ा कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं पटना के, उन कंस्ट्रक्शन रूल्स का भी वायलेशन किया गया है।
आगे और थोड़ा पता किया गया तो मालूम पड़ा कि हाई कोर्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं, उन रूल्स का भी वायलेशन हुआ और वो वहाँ से जो दूरी है वो मेंटेन नहीं की गई, जो उसकी हाइट है वो मेंटेन नहीं की गई और ग्रेवयार्ड की भूमि का इस्तेमाल किया गया। ये सब बातें जब हाई कोर्ट के सामने आई तो वो 5 जजों की बेंच ने उस पर कार्रवाई करनी शुरू की। 5 जजों की बेंच में से 4-1 का जजमेंट है और जो अपोजिशन में, चूंकि वक्फ बोर्ड का मामला था इसलिए एक मुस्लिम जज का भी होना ठीक रहता है। तो एक एहसानुद्दीन अमीनुल्लाह ऑनरेबल जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह नाम के जज ने ये तो कहा कि भाई कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज्ड है, कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, बिल्डिंग की हाइट ठीक नहीं है, बिल्डिंग की हाइट कानूनों को तोड़ती है, पटना हाई कोर्ट से जो डिस्टेंस है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन सब इल्लीगल नहीं है। हाँ, और इल्लीगल नहीं है इसलिए बिल्डिंग में क्या क्या किया जा सकता है, बिल्डिंग का जितना पोर्शन हाई कोर्ट की से डिस्टेंस मेंटेन ना कर रहा हो उतना तोड़ दीजिए, जितनी हाइट ज़्यादा है उतनी तोड़ दीजिए, लेकिन वक्फ बोर्ड का कार्यालय बनाए रखिए। उन्होंने जो अपना जजमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि भाई जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वहाँ जुरिडिक्शन लगता है तो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पे जब एप्लीकेशन गई थी तो उन्होंने एग्जाम्ड कर दिया था और कहा था कि जब आपने कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश जो वहाँ स्टेट का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उस कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने उस पर वेरिफिकेशन कर दिया था। उस कंस्ट्रक्शन जो जिसको कहते हैं बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसने उस पर एक मैप बनाया था, एक प्रपोज़ल बनाया था, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजा था, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उसका अप्रूवल दे दिया था, बिल्डिंग कॉरपोरेशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन उसकी दे दी थी और उसके बाद माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उस पर पैसा रिलीज कर दिया था। तो फिर आप बताइए ये इल्लीगल कैसे है? शायद एहसानुद्दीन साहब ये भूल गए कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रहती हैं या जो राष्ट्र हित के मामले रहते हैं, जो देश हित के मामले रहते हैं, उन मामलों में, देश हित के उन मामलों में स्टेट के खिलाफ ही ऑर्डर होता है। हाई कोर्ट अगर स्टेट सही कर रहा होता तो हाई कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत क्या थी? पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो तो स्टेट ही है और स्टेट गलत करता है तो राज्य के खिलाफ ही फंडामेंटल राइट इन्वोक होते हैं और राज्य के खिलाफ ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्वोक होते हैं। तो फिर अगर राज्य गलत करे या राज्य से मिस्टेक हो जाए तो क्या राज्य को ऑथराइज किया जा सकता है? अगर राज्य के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, अगर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर और जो कंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज़ हैं या जो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन वो सब मिल गए थे, ये मैं कहूँ कि राज्य सरकार ने आदेश दे दिया कि भाई ये बनाइए, हाई कोर्ट के अंदर वक्फ की बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि आखिर वक्फ बोर्ड भी तो कोर्ट की तरह ही काम करता है, वो भी तो एक ट्रिब्यूनल है, इसलिए हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर उसको बनाना चाहिए। हाई कोर्ट का भाई अपना एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन लगता है तो हाई कोर्ट की बिल्डिंग से सटा हुआ बना दीजिए। क्या ऐसा आदेश हाई कोर्ट के अपने जुरिडिक्शन या राज्य में हो रहे गलत को वेरीफाई किया जा सकता है? अरे भाई, हाई कोर्ट तो बैठे इसलिए है कि राज्य ने जो गलत किया है उस राज्य के गलत को ही सही करना है। इसलिए एहसानुद्दीन साहब का जो कहना है कि नहीं ये बिल्डिंग जो है वो अनऑथराइज्ड है, इल्लीगल नहीं है, इसलिए इसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए, वक्फ बोर्ड का कार्यालय बने रहना चाहिए। बाकी 4 जजों ने एक सूत्र मत में कहा कि जब ये वायलेशन कर रहे हैं और ये पटना हाई कोर्ट को भी टारगेट कभी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके कॉन्फ्रेंस हॉल बनेंगे, यहाँ इनका गेस्ट हाउस बनेगा, यहाँ ये रहेंगे, यहाँ ये बैठकें करेंगे, यहाँ से आंदोलन शुरू होंगे, यहाँ से ड्रामे शुरू होंगे, तो फिर ये हाई कोर्ट के जो अपने कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। ग्रेवयार्ड में किस प्रकार से ये बना रहे हैं और देश भर के, मैं तो ये कहता हूँ कि देश भर के जो वक्फ बोर्ड
प्रॉपर्टियां घोषित की गई हैं उन पर एक सर्वे होना चाहिए, उनके पुराने 100 साल के रिकॉर्ड, 150 साल के रिकॉर्ड निकाले जाने चाहिए, पता लगे कि ये वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी पहुंची कैसे, क्या राज्य सरकारों ने जो सर्वे करवाए थे वो फेयर सर्वे थे, या सर्वे करवाकर राज्य सरकार अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित करना चाहे तो क्या वो कर सकती है, या उसको करने का अधिकार है। किसी के भी घर को अगर राज्य सरकार वक्फ डिक्लेयर कर देती है तो क्या वो डिक्लेयर कर सकती है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, मुझे लगता है इन पर एक प्रॉपर नेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर आप इस पर एक प्रॉपर नेशनल इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वाकई में हिंदुस्तान के अंदर वक्फ की मोर देन 60% प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जिन पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इन प्रॉपर्टियों पर जो सर्वे करवाए और सर्वे की रिपोर्टें लगाकर ये डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मज़ार बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुल्ले 4 ठो टोपी लगाकर बैठते हैं रोज़। क्योंकि यहाँ पर तकिया बना हुआ था, यहाँ पर कुछ लोग लेटते बैठते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक चिन्ह बना हुआ था। क्योंकि ये प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई थी, ये प्रॉपर्टी किसी के इस्तेमाल की नहीं थी, यहाँ कुछ मुस्लिम बैठकर नमाज पढ़ने लगे थे। इस कारण से इसको हमने वक्फ डिक्लेयर किया है। तो वक्फ की प्रॉपर्टियाँ आपको मोर देन 60% और ये भी संभव है 80% तक पहुँच जाएं जो इल्लीगल तरीके से ऑक्युपाई करके बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना लिए गए होंगे। मैं पटना हाई कोर्ट को साधुवाद कहता हूं कि उन्होंने सीधा आदेश देने की बजाय उस पर प्रॉपर एक केस दर्ज किया, वक्फ बोर्ड को पूरा अवसर दिया कि वक्फ बोर्ड वहां पर आकर अपना प्रेजेंटेशन करे और ये बताए कि किस प्रकार से वो बिल्डिंग इल्लीगल अनऑथराइज्ड नहीं है। वो जो है ज़मीन, वो कोर्टयार्ड की वो किसकी ज़मीन है, क्या वक्फ बोर्ड को उसको लीगल राइट था, क्या उस पर लीगल ओनरशिप उसकी थी, ये सब प्रश्न वक्फ बोर्ड को बताने होंगे। अगर वक्फ बोर्ड ये बताने में सक्षम हो जाए तो ही वक्फ की प्रॉपर्टी इसमें कुछ किया जा सकता है, अदरवाइज ये टोटल इलीगल है। और पटना हाई कोर्ट के 4 जजों की बेंच ने टोटल इलीगल घोषित भी किया है, इसलिए उनको साधुवाद कि उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर ट्रायल चलाकर उस बिल्डिंग को 1 महीने के अंदर बुलडोजर लगाकर राज्य सरकार को कहा है 1 महीने के अंदर इसको टोटल डिसमेंटल कर दीजिए। एहसानुद्दीन साहब शायद भावनाओं में भी बह सकते हैं, प्रॉपर रीजनिंग लगाने के बजाय भावनात्मक रूप से वो ऐसा कह गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एहसानुद्दीन साहब, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो अगर अभी परमानेंट जज नहीं हुए हैं तो उनके परमानेंट की रिकमेंडेशन क्या करने लायक है? अगर वो परमानेंट जज हो चुके हैं तो क्या वो आगे अगर सुप्रीम कोर्ट या वो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं तो क्या उनके नाम की संस्तुति की जा सकती है? क्योंकि जो भावनाओं में बहता है वो जज तो नहीं हो सकता, उसको सीट पर बैठने का कितना अधिकार है ये तो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन कोलिजियम तय करेगी। लेकिन मेरा विचार ये है कि इन परिस्थितियों में पटना हाई कोर्ट के 4-1 के जजमेंट को सैल्यूट करना चाहिए और साधुवाद कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।